हेलो एवरीवन, वेलकम टू काविश आईएएस। आज हम बात करेंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रिलेटेड आपका 2025 में प्रिलिमिनरी बेस्ड जो डिस्कशन है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। इससे पहले मैंने लेक्चर्स 1 लेक्चर्स 2 में अभी एंटर किया हूँ। इससे रिलेटेड आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ज्योग्राफी का रोल, ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में ज्योग्राफी का कितना बड़ा रोल रहा है। और ये एक इंटायर पूरे जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी एक ऐसा सेक्शन है जिसको आपके कंसेप्ट और फैक्ट अगर क्लियर है तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज वर्ल्ड ज्योग्राफी मैप। और वर्ल्ड ज्योग्राफी मैप इंपॉर्टेंस इसका ज्योग्राफी में बहुत है। इस मैप के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि भाई हमारा ये पूरा स्ट्रेटेजी हम मैप के अकॉर्डिंग चलेंगे। मैपिंग इंपॉर्टेंट रहा। यूपीएससी के 2 क्वेश्चन इससे रहते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। आइए क्वेश्चंस पे बात करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, ओके। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन स्टेटमेंट है रिगार्डिंग ट्रोपोस्फेयर। तो हम देखेंगे ये क्वेश्चन जो है वो एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ से क्वेश्चन है। और एटमॉस्फेरिक जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर जो है वो एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर्स में एक लेयर है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। तो मेनली यहाँ पे जो लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। इस स्फेयर में ट्रोपोस्फेयर के स्टेटमेंट आपसे पूछा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि ये लेयर हमारा ट्रोपोस्फेयर का क्या है, हमारा स्ट्रेटोस्फेयर का क्या है, हमारा मेसोस्फेयर का क्या है, हमारा आइनोस्फेयर का क्या है और उससे ऊपर एक्सोस्फेयर में क्या है। तो ये हमारा है ट्रोपोस्फेयर, ये हमारा है स्ट्रेटोस्फेयर, ये हमारा है मेसोस्फेयर, ये हमारा है आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर या हम इसको कह सकते हैं थर्मोस्फेयर। ओके, सो नाउ स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रोपोस्फेयर। द स्टेटमेंट नंबर 1 इट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे ट्रोपोस्फेयर का जो लेयर है वो सबसे लोएस्ट है। यानी फ्रॉम ये 0 है, ये हमारा किलोमीटर के फॉर्म में है। ओके, ये 50 किलोमीटर, ये 80 किलोमीटर, ये 640 किलोमीटर और ये इससे अबव है, अबव 640 किलोमीटर। तो फर्स्ट लेयर इज द ट्रोपोस्फेयर लेयर, इज द सबसे लोएस्ट लेयर है। यानी फ्रॉम 0 to 18 किलोमीटर का लेयर है। मैंने यहाँ पे 8 और 18 का एक डायगोनली ये दिखा है स्ट्रक्चर, वो भी समझेंगे कि क्यों हुआ और क्या होता है ये। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इसके अकॉर्डिंग इट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड, टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ एल्टीट्यूड इन द लेयर। यानी ये कह रहा है कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है विथ एल्टीट्यूड इन दिस लेयर। एल्टीट्यूड मींस फ्रॉम जीरो टू एक हाइट जो कहते हैं उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। एक हाइट पे, जैसे हम यहाँ पे स्टैंड है, वो स्टैंड से हम जैसे अपने ऊपर जाएंगे तो रूफ है, रूफ से ऊपर जाएंगे तो हम स्काई के साइड पे जाएंगे। दिस इज द एल्टीट्यूड हाइट। और एल्टीट्यूड हाइट मेनली व्हेन द इंक्रीजिंग द एल्टीट्यूड, इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड ये समझो, इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड decreasing temperature। ठीक है, when the increasing altitude the decreasing temperature। तो जैसे जैसे हमारा हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसलिए आप देखते होंगे कि कोई भी
रीजन में हमारा जो अर्थ सरफेस पे जो वाटर लॉगिंग एरियाज है या वाटर एरिया है, उस एरिया में क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, सन का डायरेक्ट इंसोलेशन आता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज के साथ साथ यहाँ पे ये इवोपरेट होने लगता है, और इवोपरेट होकर के एक एल्टीट्यूड हाइट पे ये क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होकर के ये क्लाउड फॉर्मेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन फिर प्रिसिपिटेशन बताता है। तो ये स्टेटमेंट जो है टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ एल्टीट्यूड इन दिस लेयर, ऐसा नहीं है, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। एंड सेकंड थर्ड स्टेटमेंट, वेदर फेनोमेना अकर इन द लेयर, वेदर फेनोमेना अकर इन द लेयर, मतलब ये जो ट्रोपोस्फेयर है यही एक ऐसा लेयर है जहां पर वेदर का बहुत चेंजेस देखने को मिलता है, और वेदर्स यहाँ आपको मिलेंगे, यानी यहाँ पे क्लाइमेट चेंज, वेदर चेंजेस, सीजनल चेंजेस एंड ऑल, प्रिसिपिटेशन, थंडिंग स्टॉर्म्स एंड ऑल, ये सब कुछ यहाँ आपको ट्रोपोस्फेयर का ये मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशंस का भी एक रेंज देखेंगे तो हमारा जो सबसे हाई रेनफॉल रीजन जो है और हाई रेनफॉल वाले जो क्लाउड्स हैं, ठीक है, जैसे निम्बोक्लम्बस है, तो ये निम्बोक्लम्बस के क्लाउड्स का फॉर्मेशन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अप्रॉक्स यहाँ के इतने एल्टीट्यूड हाइट्स पे होता है। तो 0 to 18 किलोमीटर के हाइट्स के नीचे ही हमारा क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो गया, एंड देन क्लाउड्स का फॉर्मेशन ही यही रेनफॉल कराता है। एंड द सीजन चेंज, विंड चेंज, विंड का डायरेक्शन एंड विंड का ब्लो भी किसमें होता है, ट्रोपोस्फेयर में। एंड द स्ट्रेटोस्फेयर द स्टैटिक पोजीशन, स्टैटिक फॉर्म में रहता है, एंड द स्टैटिक फॉर्म फ्रॉम 18 to 50 का लेयर जो होता है स्ट्रेटोस्फेयर का होता है, और इसी लेयर पे एक लेयर है फ्रॉम 20 to 50 वाला लेयर जो है ये हमारा ओजोन लेयर है मेनली, और डेंस ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में है, एंड द सम ओजोन लेयर, सम पार्ट ऑफ ओजोन लेयर इन ट्रोपोस्फेयर आल्सो, ठीक है। एंड द मेसोस्फेयर द कंप्लीटली कोल्डेड लेयर है ना, बहुत ठंडा लेयर है, और ये ठंडे लेयर पे हमारा बहुत कुछ एक्टिविटी ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक है आइनोस्फेयर, और आइनोस्फेयर में आपको बता दें इस स्फीयर ये हॉट, ये थर्मोस्फेयर क्यों है, बिकॉज यहाँ पे अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे का जो रेडियो एक्टिव रे है इसका बहुत ज्यादा ये क्या होता है, अल्फा रेडियो एक्टिव रे, अल्फा रे, ठीक है, अल्फा रे, गामा रे है ना, गामा रेस, ठीक है, और बीटा रेस, ओके, बीटा रेज एंड द एक्स रेज है ना, लाइट। आपका जो सोलर फ्लेयर है, सन से जो निकलने वाले सोलर फ्लेयर है वो भी साउथ एंड नॉर्थ पे जो स्ट्राइक करता है वो अरोरा लाइट्स यहाँ पे स्ट्राइक करता है। दिस इज द मेन वेरी हाई टेम्परेचर रीजन, सो दिस लेयर एंड द ट्रोपोस्फेयर, सॉरी, आइनोस्फेयर लेयर इज द हॉट लेयर। Okay, so the first statement according to this question, the statement number 1 is the correct, and the second the statement incorrect, because the altitude increasing, the decreasing temperature, not increasing temperature. Okay, and the weather layer is the phenomena occur the layer the troposphere layer, बिल्कुल सही है, and the statement 1 and 3 is correct, so option number B is also correct. Okay, so एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर, एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही है, उसका मैं एक क्वेश्चन यहां पे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज द सेकंड स्टेटमेंट, इस पे बात करते हैं। ये जो हमारा स्टेटमेंट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर के स्टेटमेंट है। और मेसोस्फीयर क्या होता है, मैंने अभी बताया कि एक लेयर है जो उसको थर्ड लेयर कहते हैं, थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, दिस इज कॉल्ड मेसोस्फीयर। Okay, and mesosphere mainly is the very colded layer, and atmospheric in atmosphere the higher altitudes, high altitudes पे ये फॉर्म होता है from 50 किलोमीटर to 80 किलोमीटर, ओके, और इसके फिट दिए हुए हैं 1000 फीट एंड द 262,000 फीट, ठीक है। इसी के बीच में एक लेयर होता है, काफी ठंडा होता है, और इसमें जो टेम्परेचर होता है -100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। इसीलिए आप देखोगे कि कोई भी मेटोइड्स जो होता है, मेटोइड्स ये जस्ट स्पेस से आता है और यहाँ पे आकर के ये काफी कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और बर्निंग स्टेट में होता है, टीनी पार्टिकल्स को ब्रेक करता है, एटमोस्फेयर में मिक्स हो जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर में एक्चुअली जेट और प्लेन चलता है, एंड वेदर बैलून्स भी इसी में चलते हैं। एंड देखोगे यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में द हॉट एयर बैलून्स एंड ऑल, यहाँ पे वेदर चेंजेस है ना, रेनफॉल, क्लाउड फॉर्मेशन एंड ऑल यहीं पे होते हैं। तो मेसोस्फेयर के स्टेटमेंट कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है मेसोस्फेयर से रिलेटेड वो देखेंगे। इट इज द लेयर वेयर द मोस्ट
meteoroids burn up upon the entering the Earth's atmosphere। तो देखो यहाँ पे मैप से आपको ये दिख रहा है कि मेटरॉइड जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, ठीक है, इन दिस लेयर। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एंड द सेकंड, इट इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, बिल्कुल सही है, ये भी कोल्डेस्ट लेयर है। मैंने बताया कि -100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, ट्रोपोस्फेयर हॉट ये होता है, स्ट्रेटोस्फेयर हॉट होता है बिकॉज ओजोन प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। ओजोन लेयर जो है यहाँ पे है, इसलिए ओजोन लेयर के कारण ये हॉट होता है। मेसोस्फेयर काफी कोल्ड होता है। एंड थर्मोस्फेयर में मैंने बताया अरोरा लाइट, जिसमें अरोरा बोरियालिस एंड अरोरा ऑस्ट्रेलिस की बात करते हैं हम लोग। एंड द थर्ड इज द कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट फ्लाई इन दिस लेयर। कॉमर्शियल एयर क्राफ्ट फ्लाई होता है क्या इस लेयर में? नहीं, तो मेसोस्फेयर में नहीं होता। एयर फ्लाई जो होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। चल, आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं इस पे। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इज आर करेक्ट। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होता है? तो साइक्लोन्स, और ये है ट्रॉपिकल साइक्लोन। मेनली साइक्लोन जो है ना, साइक्लोन मेनली 2 टाइप्स के साइक्लोन हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट है ट्रॉपिकल और सेकंड है टेम्परेट। टेम्परेट साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के स्टेटमेंट है, दे फॉर्म ओवर वार्म ओशियन वाटर, काफी गर्म ओशियन वाटर है उससे फॉर्म होता है। फर्स्ट, दे आर एसोसिएटेड विद द हाई प्रेशर सिस्टम एट द सरफेस, यानी ये कह रहा है कि ये जो है हाई प्रेशर सिस्टम पे ये क्या होता है, सॉरी, एसोसिएटेड विद हाई प्रेशर सिस्टम एट द सरफेस। सरफेस पे काफी हाई प्रेशर होता है, इस वजह से होता है, ठीक है। एंड द थर्ड इज द कोरियोलिस फोर्स इज एसेंशियल फॉर द हेयर द फॉर्मेशंस, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट में पहले समझेंगे कि व्हाट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इज क्रिएट on tropical zone mainly, where tropical zone situated, and the first is the layer is the 0 degree, and from 0 degree to 23.5 degree south, 23.5 degree south and 23.5 degree north, half degree north. This is the tropic of Cancer layer, Cancer, and the tropic of Capricorn. So tropic of कैंसर एंड कैप्रिकॉन, बिटवीन कैंसर टू एंड कैप्रिकॉन, ये जो लेयर है मेनली इसको कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। एंड दिस ट्रॉपिकल जोन मेनली क्रिएट द साइक्लोन्स हियर, सो इज नेम tropical cyclones. And the tropical cyclones mainly create the weather is the main factor due to the main reason, the factor is temperature mainly, temperature. So temperatures क्या रोल प्ले करता है? तो टेम्परेचर रोल प्ले करता है कि यहां जो टेम्परेचर है वो ओशियन लेयर पे, ओशियन वाले रीजन है, फॉर एग्जांपल कि अगर हमारा ये इंडिया है, इस लेयर पे हमारा क्या करेगा, इस लेयर पे हमारा लो प्रेशर्स क्रिएट करेगा, ठीक है, लो प्रेशर्स। एंड द लो प्रेशर क्रिएट कब होगा? व्हेन द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सो क्रिएट द लो प्रेशर, द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो हाई टेम्परेचर जहां होगा वहां पे लो प्रेशर होगा, और जहां पे लो टेम्परेचर होगा वहां पे हाई प्रेशर होगा। सो हाई टेम्परेचर पे यहां हो जाता है क्योंकि यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है व्हेन द सन इज शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अगेन फ्रॉम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू 0 डिग्री। सो इस बीच में क्या होता है कि एक लो प्रेशर क्रिएट होता है बिकॉज द ओशियन काफी हॉट हो जाता है और एक साइक्लोन का आइस फॉर्म होता है और ये साइक्लोन जो है स्ट्राइक करता है। तो फर्स्ट इज द स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट द फॉर्म वार्म ओशियन वाटर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड द सेकंड दे आर द एसोसिएटेड विद द हाई प्रेशर सिस्टम एट द सरफेस, नहीं, क्योंकि जहां पे हाई प्रेशर होगा अगर वो लैंड वाले रीजन्स में सरफेस पे, तो हमारा वहां पर क्या हो जाएगा,
पूरी तरीके से क्रिएट नहीं होगा, वहां पे हाई प्रेशर से यहाँ पे हमारा ओशियंस के कभी भी वार्म नहीं होगा। हाई प्रेशर मींस वहां पे ठंडा होगा, कोल्ड होगा, तभी वो हाई प्रेशर वाला रीजन हो गए। एंड द कॉरियोलिस फोर्स एसेंशियल फॉर देयर फॉर्मेशन, बिल्कुल कॉरियोलिस फोर्स क्या होता है? फोर्स विच इज द रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ के रोटेशंस पे जो लगने वाला फोर्स है उसको हम लोग कॉरियोलिस फोर्स कहते हैं। और कॉरियोलिस फोर्स का रूल क्या है? तो ये हमारा जो विंड है, विंड स्ट्रेट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली ब्लो करता है, तो उसमें ये क्या करेगा? आपका डिफ्लेक्ट करेगा। व्हेन द डिफ्लेक्टेड द स्ट्रेट विंड ब्लो, इसको डिफ्लेक्ट करता है एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे क्लॉकवाइज डायरेक्शंस पे एंड सदर्न हेमिस्फीयर पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस पे। तो बोथ डायरेक्शंस एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड सदर्न हेमिस्फीयर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस बिकॉज द कॉरियोलिस इफेक्ट हियर। सो कॉरियोलिस फॉर्मेशंस के लिए बहुत इसेंशियल है कि हमारा साइक्लोन जो है, आप देखो कि हमारा इंडिया कहां सिचुएटेड है, तो इंडिया की बात करें तो ये वाला रीजन हमारा है कैंसर। अब कैंसर वाला लाइन से हमारा साउथ पार्ट एक्चुअली ये हमारा ट्रॉपिकल जोन में आता है एंड नॉर्थ पार्ट इज द टेम्परेट जोन मेनली, सब ट्रॉपिकल मेनली। सो ये पार्ट में हमारा सन का यहाँ पे है परपेंडिकुलर। तो इस रीजन में क्या होगा कि हमारा जो कॉरियोलिस फोर्स है उसमें क्या होगा कि जो विंड के डायरेक्शन है, तो मैंने बताया था साइक्लोन्स का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमारा इंडिया किस में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा इंटर कर जाएगा यहां से साइक्लोन्स, ठीक है। तो विंड डिफ्लेक्ट का रीजन से कॉरियोलिस इफेक्ट एसेंशियल फॉर्मेशंस है। तो इसके स्टेटमेंट जो है वो आपका फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट है, और इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे कंसेप्ट आपके अच्छे होंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो हम लोग को ये चीज देखना है, ठीक है। नाउ इज द क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स। तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है, क्या जोन है, कैसे जोन को हम लोग कहते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो फर्स्ट समझोगे कि हमारा इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री पे, और इंडिया के इस रीजन में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, दैट मींस 23.5 डिग्री। ओके, व्हेन द सन शिफ्टिंग फ्रॉम 21st मार्च यहां से ये सन जब होगा धीरे धीरे क्या होगा, रेवोल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण यहाँ पे ऐसा लगता है कि सन शिफ्ट कर रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थ के रिवोल्यूशंस के कारण ऐसा लगता है कि सन शिफ्ट होगा नॉर्दर्न, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे होगा, और ये 21 जून ये परपेंडिकुलर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो इसके बीच का जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ का है, एंड अगेन यहां से जब रिटर्निंग होता है सन तो हमारा 3 मंथ लगता है, दैट मींस 23 सितंबर को ये परपेंडिकुलर होता है 0 डिग्री पे। तो जैसे जैसे ये क्या होगा ऊपर आएगा, जैसे जैसे ये क्या हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, तो हमारा ये टेम्परेचर्स के साथ साथ ITZ, ठीक है, इंटरट्रॉपिकल यानी ट्रॉपिकल के अंदर, ठीक है, जो कन्वर्जेंस देखने को मिलेगा, दिस इज कॉल्ड द कन्वर्जेंस जोन मेनली। सो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इंक्रीजिंग व्हेन द इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में, सो ITZ शिफ्टिंग फ्रॉम 0 टू आपका कहां तक जाएगा 23.5, यानी उसके बीच तक रहेगा। तो ये रीजंस को ये काफी हॉट करेगा, एंड द डिस्टर्बेंस क्रिएट हियर व्हेन द विंड डायरेक्शंस also and the low pressures create and high pressure on oceans, ठीक है। So statement is, first statement, it is a low pressure zone located near the equator, ठीक है। तो अभी मैंने बताया लो प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, मैंने पहले आपको डिस्कस किया कि अगर ये ITZ शिफ्ट हो रहा होगा तो यहां पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। एंड स्टेटमेंट नंबर 2, it is shifted northern and southern with the apart movement of the sun, ठीक है। यहां पे क्या कह रहा है, अपार्ट मूवमेंट ऑफ द सन। तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है, मैंने अभी बताया कि ये शिफ्ट होगा नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में जैसे जैसे आपका सन का शिफ्टिंग होगा, ठीक है। थर्ड, द एसोसिएटेड विद द क्लियर स्काइज एंड लो ह्यूमिडिटी, नहीं, यहां पे ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, और स्काइज क्लियर नहीं होगा। वो कैसा होगा आपका, वो
जस्ट इसका उल्टा होगा, जैसे आपका वेटेड होगा, आपका बादल किए हुए रहेंगे और आपके बारिश की संभावनाएं बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें जो है आपका हाई ह्यूमिडिटी के साथ होगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो will goes the first statement and second statement is true, so option number B is also true. Okay, now question number 5, क्वेश्चन नंबर 5 आने से पहले हम जानेंगे कि हमारा काविस आईएएस जो सेंटर है हमारे कोलकाता में वीआईपी रोड सेंटर, एक फर्स्ट सेंटर एंड सेकंड सेंटर इज द हाजरा रोड सेंटर, और ये दोनों सेंटर में हमारे इक्वल एंड द फैकल्टीज अवेलेबल हैं और ये यूपीएससी प्रिपरेशंस के लिए बहुत एक गुड एनवायरनमेंट है। और इसमें आकर के अपने जितने भी स्टूडेंट हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, अपने क्लासेस कर सकते हैं एंड द यूपीएससी बेनिफिशरी आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है हमारे कोचिनों से। सो वेलकम टू काविस आईएएस, ज्वाइन काविस आईएएस क्लासेस। एंड first, next question number 5, the consider the following statement regarding cyclones. The first statement directly regarding cyclones से पूछा है, no tropical and temperate cyclone, only cyclones. So cyclones क्या होता है उसके बारे में आपसे पूछ लिया है, इसको थोड़ा सा समझना है ना। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में साइक्लोन फ्रॉम ओनली ओवर वार्म ओशियन वाटर, यानी ये कह रहा है क्या ऐसा है जो सिर्फ वार्म ओशियन वाटर में ये करेगा क्या। तो इसमें देखना है कि स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि फ्रॉम ओनली ओवर वार्म ओशियन वाटर, ठीक है, विथ अ सरफेस टेम्परेचर ऑफ एटलीस्ट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहां पे ओशियन वाटर में, ठीक है, यहां पे जो ओशियन वाटर है यहां पे क्या होगा, आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, दैट मीन्स क्रिएट लो प्रेशर हियर, एंड लो प्रेशर जब होगा तो यहां पे इसके आइस फॉर्म होंगे। एंड साइक्लोन्स के जो फॉर्म है वो वार्म ओशियन वाटर से रिलेटेड है एंड द सरफेस टेम्परेचर एटलीस्ट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो टेम्परेचर होना चाहिए वो सरफेस का कितना होना, ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये जो हमारा साइक्लोन है वो क्रिएट होगा, उसके लिए एक गुड एनवायरनमेंट होगा साइक्लोन क्रिएट करने के लिए होने के लिए। एंड द सेकंड स्टेटमेंट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साइक्लोन रोटेट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन ड्यू टू द कॉरियोलिस इफेक्ट, क्या स्टेटमेंट ये करेक्ट है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे साइक्लोन का रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट करता है, ये बिल्कुल सही है। एंड थर्ड statement, cyclone are classified at the tropical and the extra tropical based on their location and the formation machines। मतलब कि ये स्टेटमेंट जो है आपका वो क्या कह रहा है कि साइक्लोन्स आर क्लासिफाइड, यानी इसको क्लासिफाई किया गया है ट्रॉपिकल मींस ट्रॉपिकल रीजन में, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल मींस मिड लैटिट्यूड्स पे क्रिएट होने वाला रीजन, एंड इसी को कहा जाता है टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन, ओके, ऑन देयर लोकेशन एंड फॉर्मेशन मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहां पे जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारा ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये स्टेटमेंट सही हो रहा है, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा 5 का आंसर है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ हम आगे लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।